जब खाना महंगा हो जाएगा क्योंकि आपूर्ति कम हो जाएगी तो इन गरीबों को क्या होने वाला है। हम तो वैसे भी इस बात पर बड़ा फख्र अनुभव करते हैं ना कि भारत में इतने करोड़ लोगों, कितने 80 करोड़ है ना, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त खाना दिया जाता है। ये वो लोग हैं जिनके पास खाने के पैसे नहीं है। हमारी 2/3 आबादी ऐसी है जिसके पास ठीक से खाने के पैसे नहीं है और क्लाइमेट चेंज की गाज सबसे ज्यादा इन पे गिरने वाली है। लेकिन इनको झुंझुना थमा दिया गया है, तमाम तरह के मनोरंजन दे दिए गए हैं, धार्मिक कलाबाजियां दे दी गई हैं, तो इन्हें फर्क ही नहीं पड़ रहा कि भविष्य इनके लिए कितना भयावह है। और ये भविष्य भयावह किनके कारण होने जा रहा है? उनके कारण होने जा रहा है जिनके पास पहले ही पैसा है और जो और पैसे की हवस में लद्दाख जैसी जगहों का दोहन करना चाहते हैं। जैसे हसदेव का जानते हो ना, वहां क्यों काटे जा रहे हैं जंगल? थोड़ी जंगल काटे जा रहे हैं कि धूप नहीं आती थी, ठंड बहुत लगती थी, जंगल काट दो धूप आएगा। वहां इसलिए काटा जा रहा है कि नीचे खनिज मिनरल से निकालना है। वैसे लद्दाख में भी कुछ क्षेत्र हैं जो मिनरल रिच हैं, इसीलिए लद्दाख को स्वायत्तता नहीं दी जा रही है। वो कह रहे हैं कि भाई हमें देखने दो, हमारी जगह है कि हम इसका क्या करना करें। नहीं, हम देखेंगे जो दोहन करेंगे वहां पर जाकर के उन मिनरल्स का, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, भूखे नहीं मरने वाले। लेकिन जो बेकसूर है, गरीब है, वो भूखा मरने वाला है क्लाइमेट चेंज की वजह से। ये बात हमें नहीं समझ में आ रही है। भाई फसलें एक निश्चित तापमान पर होती हैं और फसलें एक निश्चित गर्मी पानी के पैटर्न में होती हैं। नहीं जानते हो क्या? खड़ी फसल पर पानी पड़ जाए क्या होता है? और जिन दिनों में बीज डलना है और बुआई होनी है उन दिनों में अगर पानी पड़ जाए तो क्या होता है, और पानी ना पड़े तो क्या होता है? सब नहीं जानते हो क्या? वो पूरा जब वेदर पैटर्न डिसरप्ट हो जाएगा तो कौन सी फसल होने वाली है? 365 में से 314 दिन एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स थे पिछले साल भारत में। 365 में 314 दिन, माने एक भी दिन ऐसा नहीं था जब देश में कहीं ना कहीं कोई एक्सट्रीम वेदर इवेंट ना हुआ। एक्सट्रीम वेदर इवेंट क्या होता है? दो तरीके का होता है, एक होता है टेम्परेचर का, एक होता है प्रेसिपिटेशन का। टेम्परेचर और रेनफॉल, उसमें आप फिर साथ में साइक्लोन वगैरह भी जोड़ सकते हो। या तो गर्मी बहुत ज्यादा है कहीं ना कहीं, या बारिश बहुत ज्यादा है, बहुत कम हो रही है कहीं ना कहीं, या फिर कहीं पर जबरदस्त अंधड़ तूफान चल रहा है। इसमें फसलें होंगी, पर आम आदमी को बात समझ में नहीं आ रही है। आम आदमी मनोरंजन में व्यस्त है, आम आदमी के पास दूसरे मुद्दे हैं, चुनाव आ रहा है, इसमें और तमाम तरीके के टीवी में आ रहे हैं मनोरंजन, वो देखने हैं। मैंने खाने की बात करी, अभी ये जब हम भूखे लोगों की बात कर रहे हैं, बड़ा एक रोचक, ट्रेजिक लेकिन रोचक आपके सामने आंकड़ा रख रहा हूं। दुनिया में करीब 50-60 करोड़ बच्चे हैं जो कुपोषित हैं। उन 50-60 करोड़ में 10-20 करोड़ ऐसे हैं, या 8-10 करोड़ जिनको वेस्टेड कहते हैं। कुपोषित है स्टंटेड वाले बोल देते हैं, और जो उनसे भी कई उसी हाथ में बोलते हैं वेस्टेड। और जितने वेस्टेड बच्चे हैं दुनिया में, लगभग उतने ही ओबीज और ओवरवेट बच्चे भी हैं। माने एक तबका है जिसके बाद इतना ज्यादा है कि उसके बच्चों की समस्या ये है कि ऐसे मोटे मोटे थुल निकल रहे हैं, और एक बहुत बड़ा तबका है जिसके बच्चों के पास खाने को नहीं है। जिनके खाने को नहीं है उनकी तादाद बढ़ती जाएगी। ये जिन भूखे लोगों की मैंने बात करी ना, आपको क्या लगता है दुनिया ज्यादा प्रॉस्परस हो रही है, समृद्ध हो रही है? जिन भूखे लोगों की मैंने बात करी, पिछले 5 साल में ही इनकी तादाद में 20 करोड़ की वृद्धि हो गई है। दुनिया में भूखों की संख्या बढ़ती जा रही है और उसका बहुत बड़ा कारण क्लाइमेट चेंज है। हम भूखे मर रहे हैं, हमारे भाई बहन भूखे मर रहे हैं, उसका कारण क्लाइमेट चेंज है, और हम उसकी बात भी नहीं करना चाहते। ये मैंने अभी खाने की चीजों की बात करी। अब पीने की चीज पर आ जाओ, पानी। दुनिया के 100 शहर हैं जिनमें एक्सट्रीम वाटर स्केर्सिटी होने वाली है, जो बेंगलोर में भी देख रहे हो ना, हाँ वो चीज। और उनमें से 30 शहर भारत में है, और भारत के 30 शहरों में बेंगलोर का नंबर तो टॉप 10 में आता भी नहीं है, या शायद 10वें नंबर पर होगा, देख के बोलना। और हमें होश नहीं है, हम सिर्फ भूखे ही नहीं, प्यासे मरने वाले हैं। और अगर इस बात के लिए कहीं कोई आंदोलन हो रहा है तो हमारे कान पे जू नहीं रेंग रही है। ठीक बोल रहा हूं? इस लिस्ट में 10वें नंबर पे है, पर इसके अलावा भारत के 30 शहर हैं इसमें। हाँ। मैं इनके नाम लूं अभी यहाँ? हाँ। जी, कम से कम तो पहले 5 उनके तो लो जी। जयपुर, इंदौर, थाने, वडोदरा, श्रीनगर, और इसके अलावा फिर बाकी अन्य राज्यों से भी अलग अलग शहर हैं। हम भूखे और प्यासे दोनों मरने वाले हैं। बस ये कि जिनके पास पैसा है वो कहेंगे चलो पानी की बोतल 1000 रुपए की भी आ रही तो ले लेते हैं। गरीब क्या करेगा? और भारत देश तो अभी भी गरीबों का ही है। फिर याद करिए कि 80 करोड़ लोगों को मुफ्त खाना दिया जा रहा है, मैंने सब गरीब है। इनका होने क्या वाला है हमें कुछ नहीं समझ में आ रहा, हमारा क्या होने वाला है। हमें तरह तरह के नशे दे दिए गए हैं, उनमें धुतते हैं हम। क्लाइमेट चेंज के इतने तरह के उपद्रव है, ऐसे ऐसे परिणाम है, मुझे समझ में नहीं आता मैं कौन सा छोर पकड़ूं, कहां से बात शुरू करूं, किधर को ले जाऊं। सूखने से पहले बाढ़ आएगी, क्योंकि जब ग्लेशियर पिघलेगा तो पहले पहल क्या आती है? तो पहले तो बाढ़ आएगी, पहले बाढ़ आएगी, फिर एकदम पूरा सूखा पड़ जाना है। जिस लद्दाख की वहां पर बात हो रही है भाई, वो हिमालय का हिस्सा है। जब ग्लेशियर पिघलेगा तो पहले पहल क्या होगा? भारत की 150 करोड़ की आबादी में से आधी से ज्यादा जो हिमालयन रिवर है उन पर आश्रित है, पूरा उत्तर भारत। और ज्यादातर उत्तर भारत की नदियां हिमालय से ही अपना पानी पाती हैं। जब इतनी तेजी से ग्लेशियर पिघलेगा तो बाढ़ आएगी, और उसके बाद कुछ नहीं। अपनी नदियां देखने को तरस जाओगे, नदियां नहीं है। और बहुत आगे की हम बात नहीं कर रहे हैं, ये बात हम अभी की कर रहे हैं। ये सब कुछ अगले कुछ सालों में, कुछ दशकों में होने जा रहा है। लद्दाख में ग्लेशियर्स के पिघलने के कारण जो वहां के झीलें हैं और तालाब हैं वो खतरनाक स्तर तक भर गए हैं। जब उतना भर जाते हैं तो फटते हैं, और जब फटते हैं तो निचले इलाकों में बाढ़ आती है। वैसे कुछ हुआ था कुछ साल पहले, कितने साल पहले आप देख लीजिएगा, कि वहां पर एक भारी झील भर गई थी। तो इन्होंने, सोनम वांगचुक ने कहा कि एक दूसरे तरीके से इसमें साइफनिंग कर देते हैं पानी की। सरकार मानी नहीं, सरकार ने उसे ब्लास्ट कर दिया, नीचे खूब तबाही आई, फसलें उड़ गई, पुल उड़ गए, जान माल हर तरह की तबाही हुई। फिर बाद में सिक्किम में वैसी स्थिति आई तो इनको बुलाया गया, उनको कहा गया कि आप जो साइफनिंग की बात कर रहे हो कर दीजिए ताकि जल स्तर थोड़ा कम हो जाए तो बच जाए हम। बात समझो, आप नहीं समझ सकते कि कितनी बर्फ जमा है ये हिमनदों में, इन्हें हिमनद बोलते हैं। कि एक नदी में कोई जितना पानी हो सकता है उतना पानी एक ग्लेशियर में है, हिमनद। और वो पानी जब पिघलेगा तो क्या होगा, कैसी तबाही आएगी? वो पिघल रहा है।
और उसके पिघलने से मैं आपसे पहले भी बता चुका हूं कि एक बहुत गंदा फीडबैक साइकिल शुरू होता है। बर्फ का रंग सफेद होता है, बर्फ पर जब धूप पड़ती है तो बर्फ उसको वापस रिफ्लेक्ट कर देती है, लेकिन जैसे जैसे बर्फ पिघलती जाती है, और बहुत तेजी से पिघल चुकी है, पिघल रही नहीं है, पिघल चुकी है, वैसे वैसे बर्फ के नीचे की जो मिट्टी और चट्टाने हैं वो एक्सपोज होते जाते हैं और वो सूरज की रोशनी को सोखते हैं। बर्फ नहीं सोखती, वो सोखते हैं। जब वो सोखते हैं तो गर्म होते हैं, वो गर्म होते हैं तो बर्फ और पिघलती है, जब बर्फ और पिघलती है तो रॉक्स और ज्यादा एक्सपोज होती हैं, जब रॉक्स और ज्यादा एक्सपोज होती हैं तो और ज्यादा सनलाइट अब्सॉर्ब करती है, जब और ज्यादा सनलाइट अब्सॉर्ब करती है बर्फ और पिघलती है, बर्फ और पिघलती है तो और ज्यादा रॉक्स एक्सपोज होती हैं। ये एक ऐसे नेगेटिव फीडबैक साइकिल चलता जाता है। और वही जो पानी है जो पिघल रहा है, जब उस पर धूप पड़ती जाती है और तापमान बढ़ता जाता है तो पानी क्या बन जाता है? भाप, वाटर वेपर, H2O। और H2O अपने आप में ग्रीन हाउस गैस होती है। ग्रीन हाउस गैस कोई सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड थोड़ी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड से कहीं ज्यादा बड़ी ग्रीन हाउस गैस मीथेन है। N2O, H2O, ये सब ग्रीन हाउस गैसेस हैं। ओशंस हमारे कार्बन सिंक्स हुआ करते थे, वो अब कार्बन सिंक्स की जगह कार्बन एमिटर्स बन गए हैं, क्योंकि पानी कार्बन डाइऑक्साइड को सोखता है, लेकिन उनका तापमान इतना बढ़ गया है कि अब वो कार्बन एमिटर्स होते जा रहे हैं। एसिडिफिकेशन ऑफ ओशंस। बात कुछ समझ में आ रही है? पानी का जल स्तर, अब ये जो पिघलेगा पानी, जो ये बड़े बड़े ग्लेशियर सिर्फ लद्दाख में नहीं, हम आर्कटिक की, अंटार्कटिक की भी तो बात करेंगे, वहां से जो पिघलता है पानी वो जाता है समुद्रों में, और उससे समुद्रों का जल स्तर क्या हो रहा है? बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। आपको क्या लग रहा है हमारे बंबई जैसे शहर बचने वाले हैं क्या? जितने हमारे तटीय शहर हैं, चेन्नई, मुंबई, इन सब की जनसंख्याएं बहुत बहुत खतरे में आ चुकी हैं। वो खतरा कहीं से टल नहीं रहा है। 2015 में पेरिस में बड़ा समझौता हुआ था, और 2015 के बाद से ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन घटने की जगह और बढ़ गया है। हाँ, जिस गति से पहले बढ़ रहा था उस गति से नहीं बढ़ रहा है, लेकिन कम नहीं हो रहा, और बढ़ रहा है। आप पहले ही एक बहुत खतरनाक हालत में थे, आपकी हालत और खतरनाक हो रही है। और इसको जो वैज्ञानिक हैं, क्लाइमेट साइंटिस्ट्स हैं, वो कह रहे हैं वी आर एक्सीलरेटिंग टुवर्ड्स आवर डूम। वी आर नॉट जस्ट मूविंग टुवर्ड्स आवर डिस्ट्रक्शन, वी आर एक्सीलरेटिंग टुवर्ड्स आवर डिस्ट्रक्शन। जो क्लाइमेट गोल्स हमने अपने लिए निर्धारित करते, क्लाइमेट गोल ये है कि भाई हमें रोकना है 1.5 डिग्री पर, जो एवरेज राइज इन टेम्परेचर है उसको 1.5 डिग्री पर अगर रोकना है, तो आज आप जितना एमिशन करते हो कार्बन डाइऑक्साइड का, इससे लगभग 42% कम, माने आधा करना पड़ेगा इसको 2030 तक। आपको लग रहा है कोई भी सरकार दुनिया भर में गंभीर है ये करने में? 1.5 डिग्री छोड़ दो, अगर 2 डिग्री पर भी रोकना है तो आपको 28% कम करना पड़ेगा। कम छोड़ दो तो बढ़ रहा है, माइनस में जाने की जगह तो और प्लस में जा रहा है। लेकिन आम आदमी को इससे फर्क नहीं पड़ता। आम आदमी के पास झुंझुने हैं और न जाने कहां पर मगन है, कौन से उसके पास मुद्दे हैं। देखो ना टीवी में, सोशल मीडिया में कौन से मुद्दे चल रहे हैं। उनसे क्लाइमेट चेंज की बात करो तो कहते हैं होक्स है, होक्स। यही होंगे जो मरेंगे सबसे पहले।